सवाल से शुरू करते हैं जो हम सबने अपनी जिंदगी में कभी न कभी जरूर सुना है। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, राइट। बचपन से ही हमें वो कहानी सुनाई जाती रही है कि कैसे किसी वजह से राजा भोज को अपना राजपाट छोड़कर एक आम इंसान बनना पड़ा और उन्होंने गंगू तेली नाम के एक शख्स के यहाँ कोल्हू चलाने वाले नौकर का काम किया। चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम 11वीं सदी के भारत के एक ऐसे शासक की बात करने वाले हैं जिनका नाम शायद आपने सुना तो बहुत होगा, लेकिन उनकी असलियत वो शायद आप नहीं जानते। मालवा के परमार वंश के महाप्रतापी राजा भोज। सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसके मैदाने जंग में उतरते ही बड़े बड़े दुश्मनों के पसीने छूट जाते थे, लेकिन जब वो ही इंसान कलम उठाता था तो देश के सबसे बड़े विद्वान भी नतमस्तक हो जाते थे। आज के इस विश्लेषण में हम सदियों पुरानी लोक कथाओं की धूल हटाकर इस असली योद्धा विद्वान की वो कहानी डिकोड करेंगे जो आपको वाकई हैरान कर देगी। अच्छा, तो चलिए इस सवाल से शुरू करते हैं जो हम सबने अपनी जिंदगी में कभी न कभी जरूर सुना है। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, राइट। बचपन से ही हमें वो कहानी सुनाई जाती रही है कि कैसे किसी वजह से राजा भोज को अपना राजपाट छोड़कर एक आम इंसान बनना पड़ा और उन्होंने गंगू तेली नाम के एक शख्स के यहाँ कोल्हू चलाने वाले नौकर का काम किया। कहा जाता है कि उनकी कमाल के संगीत ने बाद में उनका राज खोल दिया। सुनने में बड़ा ड्रामेटिक लगता है ना, लेकिन सच कहूँ तो इतिहास की असलियत इन मनगढ़ंत कहानियों से मीलों दूर है और कहीं ज्यादा दिलचस्प भी। अब जो सबसे दिलचस्प बात निकल कर आती है वो ये है कि ये पूरी की पूरी कहानी दरअसल सदियों पुरानी एक भाषाई गलतफहमी का नतीजा है। जरा सोचिए, आज जिस कहावत को हम किसी बड़े आदमी की तुलना किसी बहुत ही साधारण इंसान से करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसका असली रूप कुछ और ही था। असल में ये वाक्य था, कहाँ राजा भोज, कहाँ गांगेय तैलंग। हुआ ये कि जैसे जैसे समय बीता, आम बोलचाल में गांगेय तैलंग जैसे भारी भरकम और मुश्किल नामों का उच्चारण बिगड़ता चला गया और वो घिसते घिसते बन गया गंगू तेली। मतलब वक्त और शब्दों के हेरफेर ने सचमुच एक बेहद शक्तिशाली ऐतिहासिक सच को एक मामूली तेली की कहानी में बदल कर रख दिया। है ना कमाल की बात। तो फिर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर ये दो लोग थे कौन। देखिए, गांगे कोई आम इंसान या तेली नहीं थे। वो 11वीं सदी में मध्य भारत के त्रिपुरी पर राज करने वाले कलचुरी वंश के बेहद प्रतापी राजा गांगेय देव थे। और तैलंग, ये शब्द दक्कन के सुपर पावरफुल शासक चालुक्य वंश के राजा जयसिंह तैलंग के लिए इस्तेमाल हुआ था। मतलब इस मूल कहावत का मकसद किसी का मजाक उड़ाना बिल्कुल नहीं था, बल्कि ये तो उस सदी के 3 सबसे बड़े राजाओं की तुलना थी। इसका सीधा सा मतलब ये था कि राजा भोज का कद इतना विशाल था कि उनके दौर के 2 सबसे बड़े और ताकतवर राजा भी उनके सामने कहीं नहीं टिकते थे। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे पहले भाग की, योद्धा राजा, उनका प्रतिशोध और साम्राज्य का विस्तार। अब देखिए, राजा भोज की ये मिलिट्री जीनियस रातों रात नहीं बन गई थी। इसके पीछे उनके बचपन का एक ऐसा खौफनाक वाकया है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। जब वो सिर्फ 11 साल के थे, उनके पिता का साया सिर से उठ गया। गद्दी के लालच में उनके अपने चाचा राजा मुंज ने उनकी हत्या का फरमान सुना दिया। सेनापति वत्सराज जब उस 11 साल के बच्चे को जंगल में मारने के लिए ले गए तो जानते क्या हुआ? उस छोटे से बालक ने अपनी जांघ से खून निकालकर एक पत्ते पर संस्कृत का एक श्लोक लिख दिया। कहते हैं कि उस श्लोक को पढ़कर सत्ता के नशे में चूर चाचा मुंज का दिल पिघल गया और उन्होंने भोज को ही अपना उत्तराधिकारी बना दिया। ये घटना साबित करती है कि उनके अंदर सर्वाइवल की कितनी जबरदस्त आग और कमाल की बुद्धि थी। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे आकार लेता है। 1010 से 1030 ईस्वी का दौर मालवा के विस्तार का एक तरह से गोल्डन पीरियड था। उनका दबदबा राजस्थान से लेकर कोंकण तक फैल गया था। लेकिन बात सिर्फ आस पड़ोस के राजाओं तक सीमित नहीं थी। 1025 ईस्वी में जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर वो भयानक हमला किया तो राजा भोज ही थे जिन्होंने ऐसा कड़ा प्रतिरोध किया कि गजनवी की फौज को डर के मारे थार के तपते रेगिस्तान से होकर वापस भागना पड़ा। और फिर 1034 ईस्वी में उन्होंने राजा सुहेल देव के साथ मिलकर बहराइच के युद्ध में गजनवी के भांजे सालार मसूद की विशाल सेना को लिटरली मिट्टी में मिला दिया। ये हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए उनका एक बहुत बड़ा और टर्निंग पॉइंट था। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, धार के विद्वान, कलम और निर्माण कौशल। तो यहाँ समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि युद्ध के मैदान में दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाले इस राजपूत राजा का एक बिल्कुल अलग रूप भी था। मालवा की राजधानी धार के सर्वोच्च विद्वान का रूप। और सामने जो नंबर दिख रहा है 84, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये उन संस्कृत ग्रंथों की संख्या है जिन्हें राजा भोज ने या तो खुद लिखा या उनके नेतृत्व में बड़े बड़े विद्वानों ने तैयार किया।
इतिहास में ऐसे राजा उंगलियों पर गिने जा सकते हैं जो तलवार और कलम दोनों में इतने बड़े मास्टर हों। ये 84 का आंकड़ा उस इंसान की बौद्धिक क्षमता का सबूत है जिसके सामने उस जमाने के बड़े बड़े आचार्यों भी सिर झुकाते थे। अब आप सोचेंगे कि इन ग्रंथों में था क्या? भाई उन्होंने शायद ही कोई विषय छोड़ा हो। राजनीति, काव्य, संस्कृत व्याकरण, आयुर्वेद, इन सब पर उनकी गजब की पकड़ थी। लेकिन अगर मुझे किसी एक मास्टरपीस को चुनना हो तो वो पक्के तौर पर उनका ग्रंथ सम्रांगण सूत्रधार होगा। वास्तुकला और आर्किटेक्चर पर ये कोई आम किताब नहीं है। इसके अंदर मंदिर कैसे बनेंगे, शहरों की प्लानिंग कैसे होगी, और तो और इसमें मैकेनिकल डिवाइसेस यानी यांत्रिक उपकरणों तक का पूरा डिटेल मौजूद है। सोचिए 11वीं सदी में मैकेनिकल डिवाइसेस की बात। वो सच में अपने समय से बहुत आगे सोचने वाले एक विजनरी थे। और सबसे बढ़िया बात, उन्होंने इस थ्योरी को सिर्फ किताबों में बंद नहीं रहने दिया, इसे जमीन पर सच कर दिखाया। मध्य प्रदेश के भोजपुर का शिव मंदिर इसका जीता जागता सबूत है। इसके विशाल शिवलिंग की वजह से इसे अक्सर पूर्व का सोमनाथ कहा जाता है। ये मंदिर अधूरा जरूर है, लेकिन उनकी भव्य सोच को साफ झलकाता है। इसके अलावा भोपाल के पास जो विशाल भोजताल है, जिसे हम आज अपर लेक के नाम से जानते हैं, जरा सोचिए, उस दौर में बिना किसी मॉडर्न मशीनरी के बनाई गई ये सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है। ये उनकी साइंटिफिक और इंजीनियरिंग जीनियस का एक मास्टर क्लास है। चलिए अब हम इस विश्लेषण के आखिरी और थोड़े भावुक कर देने वाले हिस्से की ओर बढ़ते हैं, दुखद अंत और परमार वंश का पतन। और ये चार्ट बहुत ही सटीक तरीके से दिखाता है कि आखिर हुआ क्या था। सालों तक साम्राज्य का विस्तार करने और लगातार जंग लड़ने की वजह से राजा भोज अब बूढ़े और शारीरिक रूप से बेहद कमजोर हो चुके थे और उनके दुश्मनों को बस इसी मौके की तलाश थी। एक तरफ पश्चिम से गुजरात के सोलंकी राजा भीम प्रथम ने और दूसरी तरफ पूर्व से चेदी राजा कर्ण ने हाथ मिला लिया। इन दोनों ने मिलकर एक ऐसा डेडली अलायंस बनाया और मालवा पर दो तरफा हमला कर दिया। बीमार राजा भोज ने हार नहीं मानी। उन्होंने डटकर इस दो तरफा चुनौती का सामना किया, लेकिन बदकिस्मती से हालात और उम्र उनके हक में नहीं थे और इसी लगातार युद्ध और बीमारी के चलते 155 ईस्वी में मालवा के इस महान सम्राट ने आखिरी सांस ली। राजा भोज का जाना सिर्फ एक राजा का जाना नहीं था दोस्तों, ये कला, विज्ञान और एक पूरे सुनहरे युग का अंत था। उनके निधन पर उस दौर के विद्वानों का जो दुख था उसे इस एक लाइन में पिरोया गया था, आज सरस्वती निराधार हो गई हैं। ज्ञान की देवी ने सचमुच अपना सबसे बड़ा रक्षक खो दिया था। अब जरा इतिहास की विडंबना देखिए, जिस इंसान ने आर्किटेक्चर, साहित्य और वॉरफेयर में इतने बड़े झंडे गाड़े, आने वाली पीढ़ियों ने एक छोटी सी भाषाई चूक के चलते उसे गंगू तेली की एक हल्की फुल्की कहानी में समेट कर रख दिया। तो आज का सवाल यही है, क्या हम अपने नायकों को उनकी उस महानता के लिए याद रखेंगे जो उन्होंने असल में जी थी, या फिर उन मनगढ़ंत कहानियों के लिए जो हमें सुनाने में आसान लगती हैं? सोचिएगा जरूर।